चलिए शुरू करें रिकॉर्डिंग ना अभी। ओके, यस सर चालू। तो हम चलते हैं वापस पहले पॉइंट पे, यहाँ पे इसमें। तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया किसके बारे में, लाइफ स्पैन के बारे में। तो हमने लाइफ स्पैन में क्या डिस्कस किया था हमने पॉइंट में, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ का है, उसका जो बॉडी का जो शेप है, आकार है, वो डिपेंड उसके जो है आकार पे नहीं करता है। ओके, तो उसका जो आकार है और उसकी जो लाइफ पे कितना एज होगा उसका, 10 साल 20 साल, उसका उसका कोई लेना देना लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं, दो एग्जाम्पल मेरे पास में है। कौन कौन है? पहला एग्जाम्पल मेरे पास कौन है? क्रो है। ठीक है, पेंसिल कहाँ है? ओके, पहला एग्जाम्पल मेरे पास में यहाँ पे क्या है, देख पा रहे हैं आप लोग? क्रो और पैरट है। ओके, आप लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे भी, ये पैरट है, हमारे पास में क्रो है। ओके, इन दोनों की एज ग्रुप में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो क्रो है ये ओनली फॉर 14 ईयर तक ध्यान रखना सर्वाइव करता है, जबकि ये कितना है, 140 ईयर तक सर्वाइव करता है। एंड दोनों का आकार काफी सेम होने के बाद में भी क्या है, इनके बीच में बहुत बड़ा ड्रास्टिकल आपको ध्यान रखना चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेम कहानी, चलते हैं किधर, पीपल के हम लोग ट्री को हम लोग ले सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मैंगो की ट्री में भी तो सेम कहानी होती है, दोनों की साइज बहुत सिमिलर है, बट इनका एज ग्रुप बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यानी सिंपल यहाँ पे फंडा समझ में आया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन है, ओके, उसका जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ के बीच में जो पूरा साइकिल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पेन, और वो उसके साइज से डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आगे। हमारा जो अगला पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, अगला हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। आप समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि क्या हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन क्या सेम होती है क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन अलग अलग होता है, कोई जल्दी पैदा होता है, कोई जल्दी मरता है। बट क्या मुझे ये बताओ, दुनिया में ऐसे भी कोई ऑर्गेनिज्म है जो कभी नहीं मरते हैं, यानी जिनको हम अमर कह सकते हैं? हाँ, ऐसे भी कुछ बंदे हैं जो दुनिया में नहीं मरते हैं। तो उन बंदों को हम बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं ये? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यानी दुनिया में हर आदमी को मरना है, जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन मरेगा। बट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जो माइक्रोब्स हैं यार, जिनको बोल सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जनकना है, इनकी नेचुरल डेथ तो नहीं होती है। कैसे नहीं होती, समझो कहानी को। भाई मेरे पास में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक भाई साहब क्या है मेरे पास में, ये अमीबा भाई साहब है। ठीक है, ये अमीबा साहब है। अब ये अमीबा क्या हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, ये मेरा अमीबा था। अब इसमें न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, देख रहे हो कितना हो गया, एक से कितना हो गया, ये दो हो गया ना। तो ये कहाँ, ये खत्म थोड़ी हुआ, ये तो एक से कितना बन गया, ये दो बन गया ना, खत्म थोड़ी हुआ, एक से दो बन गया। ओके, अब ये आगे जाके फिर क्या होगा, दो से चार बन जाएगा, है ना। मतलब कुल मिला के एक जो सेल थी मेरे पास में, वो एक सेल से क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा, दो से क्या बन जाएगा, चार, देन 8, देन 16 एंड देन 32। यानी पीछे वाला खत्म थोड़ी हो रहा है, वो तो डिवाइड हो जा रहा है ना। तो यानी सिंपल भाषा में हम समझाएं तो जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनकी जो नेचुरल है वो डेथ नहीं होती है। ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर? यस सर। अगला पॉइंट मेरे यस पास में सर। यहाँ पे ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, वो क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं यार? कि मैं बोलता हूँ नहीं करना, आज से हम लोग रिप्रोडक्शन बंद कर देते हैं। ठीक है, आज से क्या कर ध्यान रखना है, पूरी दुनिया के अंदर जो है हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम बंद करवा देते हैं। ठीक है, सब जगह ध्यान रखना, सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं, बोला नहीं कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, सब कुछ बंद करो, गेम ओवर। तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, बस पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। भाई सिंपल सी कहानी है, रिप्रोडक्शन बंदा क्यों करता है? तो वो अपनी पीढ़ी को इंश्योर करता है कि वो कंटिन्यूटी बनाए रखेगा। यानी कि भाई कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे एग्जांपल आप हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की जनरेशन है, आपके बाद आपकी भी जनरेशन आएगी, उनके बाद उनकी भी जनरेशन आएगी। ओके, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ध्यान रखना, यहाँ पे एक पेरेंट्स हैं तो इनके भी बच्चे होंगे। ओके, फ्यूचर में इनके भी बच्चे होंगे, वापस फ्यूचर में इनके भी बच्चे होंगे। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जनरेशन को लगातार आगे कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे जो पूरी कहानी ध्यान रखना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, अपनी पीढ़ी का जनरेशन को बनाए रखने में काम आता है। यहाँ तक कहानी क्लियर? यस सर। चलिए साहब, चलते हैं साहब नेक्स्ट पॉइंट में आगे। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आगे। हमारा अगला पॉइंट है, तो हमें समझ में आ गया कि हमें जो है क्यों करना चाहिए रिप्रोडक्शन। अपनी जो स्पीसीज है उसका जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए हमें रिप्रोडक्शन करवाना पड़ता है। तो पहले समझते हैं पॉइंट की रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, वो हमें पूरा यहाँ पे समझना है। ओके, तो समझ में आया कि साहब रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे नए बच्चे को पैदा करता है। ओके, तो क्या बोला, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए बच्चे को पैदा करता है। अब क्या करेगा, उसमें भी सेल साइकिल में उस बच्चे का बर्थ होगा,
वो ग्रोथ करेगा एंड उसकी भी डेथ होगी। सिंपल कहानी। क्यों करता है कंटिन्यू? क्योंकि वो अपनी स्पीसीज का जो है वो कंटिन्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रखना है, इसलिए उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लो, ये क्या दिख रहा है आपको? प्लांट है, ये बेचारा बच्चा है, ठीक है। ये क्या है? उसका भी बीज का बेचारे का जन्म हुआ, फिर बेचारा जो सीड है वो ग्रो करता है। ओके, अब ये सीड क्या है? बड़ा हो जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा? प्लांट बन जाएगा। जब ये प्लांट बनेगा तो अब इस पे भी क्या आएंगे? फ्लावर आएंगे। जब फ्लावर आएंगे तो आपस में ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे, तो नए सीड बनेंगे और नए सीड से भी नए प्लांट बनेंगे। तो ये जो प्लांट है बेचारा, इसका भी एक समय आएगा जब बेचारा खत्म हो जाएगा। ओके, वो सेम कहानी है। सेम चलते हैं हम लोग, चलते हैं इसके तरफ आगे, यहाँ की तरफ। यहाँ पे ये देख लीजिए नीचे की तरफ कहानी। यहाँ पे तो ये भाई साहब कौन है? ये माता जी हैं, ठीक है। और ये कौन है? ये पिताजी हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि माता जी से क्या मिलता है? एग सेल मिलती है। क्या मिलती है? एग सेल मिलती है। और फादर से क्या मिलता है? स्पर्म मिलता है। ओके, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु हिंदी में। इंग्लिश में बात करें तो जो मेल है उसके पास में गैमेट के रूप में क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा। और फीमेल से क्या मिलेगा? एग सेल मिलेगा। इन दोनों का जब फ्यूजन होगा, या दोनों आपस में मीटिंग करेंगे, फिजिकल दोनों मतलब आपस में कॉप्युलेट करेंगे, तो जो मेल है वो अपने स्पर्म जो फीमेल की बॉडी में रिलीज कर देगा, वजाइना के अंदर। ओके, और वहां से वो फीमेल की बॉडी में पहुंच के जनकना उसमें यूटेरस में जाके पूरा मैकेनिज्म होगा, और फाइनली क्या होगा? ये एक नए एम्ब्रियो का, एक नए बेबी का जन्म होता है, ठीक है। जो हमारे पेरेंट्स के जैसे जनकना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। यहाँ तक कहानी क्लियर? यस सर। Yes, अब sir. चलते हैं साहब नेक्स्ट पॉइंट में, अगला पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट में। कहानी का यहाँ पे देखो साहब, दुनिया है ना, कि इसमें बहुत बड़ी लार्ज डाइवर्सिटी, क्या बोला मैंने? एक बहुत बड़ी यहाँ पे डाइवर्सिटी मिलती। इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आप लोग देखने जाओगे तो कितने प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, हर एक का अलग अलग हैबिटेट है, उन सब की अपनी इंटरनल फिजियोलॉजी होती है, और वो जो लोग जहाँ रहते हैं उनका अलग अलग फैक्टर ध्यान रखना होता है। मतलब मैं आपको सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा रिप्रोड्यूस क्यों करेगा? तो आपने बताया सर कि वो अपनी पीढ़ी को है मेंटेन रखने के लिए वो रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो क्या उसके रिप्रोडक्शन पे कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं भाई। हम देखते हैं हमारे ह्यूमन के अंदर भी क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स है, माँ बाप नहीं बन पाते हैं, नहीं बन पाते भाई, उनकी बॉडी प्रॉब्लम होती है, उनकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी होती है खराब होती है। किसी में स्पर्म नहीं बनते, किसी में ओवम नहीं बनते, किसी में फैलोपियन ट्यूब खराब होती है, किसी में यूटेरस खराब होता है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब ओवरऑल वो पेरेंट्स माँ बाप नहीं बन पाते, ठीक है। तो वो सिंपल सी कहानी। तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रखना होता है किसी भी रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए। उसका हैबिटेट है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है मैंने अलग अलग बहुत से ध्यान रखना जितने भी हैं, अलग अलग आपको दिखा रखे हैं ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग हैबिटेट में अपनी अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग रहते हैं। यहाँ तक आने क्लियर? Yes, यस sir. सर। चलिए Yes, sir. चलते हैं Yes, साहब नेक्स्ट sir. पॉइंट में आगे। अगला हमारे पास अगले जो पॉइंट है मेरे पास में, भाई चलना रे। ओके, अब आते हैं मेरे पास में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या था हमारे पास में? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है अब बेसिक्स फंडामेंटल शुरू हो चुका है। ओके, तो पहला हमारे पास पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें दो प्रकार का होता है, एक होता है कौन सा? एसेक्सुअल, और दूसरा कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आपको एसेक्सुअल को भी डिटेल में समझना है, देन हम जो है सेक्सुअल को भी डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो हमने बोला ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही भाई साहब पार्ट लेते हैं, यानी जिसमें सिंगल पेरेंट्स पार्ट लेते हैं, या तो माता जी या पिताजी, या तो मदर या फादर, कोई एक पेरेंट्स पार्ट लेगा, उसे देन हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, जबकि अगर हम बात करें सेक्सुअल में, तो यहाँ कितने पेरेंट्स पार्ट ले रहे हैं? देख पा रहे हैं आप लोग, दो पेरेंट्स पार्ट ले रहे हैं। ओके, यानी मदर भी इन्वॉल्व होगी और फादर भी इन्वॉल्व होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन क्या बेबी का डेवलपमेंट होगा। यहाँ तक आने क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलिए साहब, अब चलते साहब नेक्स्ट पॉइंट में आगे। अगला पॉइंट ध्यान रखना हमारे पास में है, अगला पॉइंट कि अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब ए सेक्सुअल में क्या होगा, जब एक ही पेरेंट्स पार्ट लेता है ए सेक्सुअल में, तो एक ही जब पेरेंट्स पार्ट लेगा तो इसमें जो बनने वाला बेबी होगा ना, वो बिल्कुल पेरेंट्स के ध्यान रखना आइडेंटिकल होगा। क्या होगा? एकदम पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगा। मतलब अगर मैं सिंपल कॉपी करूँ पूरी पूरी तो क्या एकदम आइडेंटिकल बनेगा। ओके, अगर मैं जिस पेपर का जेरोक्स करूंगा तो वही पेपर प्रिंट होकर बाहर आएगा ना, सिंपल सी कहानी है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंगल जब पेरेंट्स पार्ट लेगा तो बनने वाली जो प्रोजीन होगी ना, एकदम पेरेंट्स क्या होगी? एकदम आइडेंटिकल होगी, और उसको हम बोलते हैं क्लोन। क्या वर्ड बोलते हैं? क्लोन। यहाँ तक आने क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. चलते हैं साहब नेक्स्ट पॉइंट में आगे। अगला पॉइंट मेरे पास में कि इसमें ध्यान रखना क्या होता है कि एक तरफ अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें गैमेट मतलब ए सेक्सुअल में चलते हैं,
तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, गैमीट जो है वो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब गैमीट आपने अभी देखा जनक ना, मेल में क्या बनेगा साहब, स्पर्म्स बनेंगे, ओके। जबकि बात करें फीमेल में तो क्या बनेगा, उसमें एक एग सेल बनेगी या फिर ओवम बनेगा। जबकि जनक ना ऐसा ये सेक्सुअल में कुछ भी नहीं होता, ये सेक्सुअल में कोई भी गैमीट वगैरह फॉर्म नहीं होते हैं, ओके। अगर हम बात करें तो ये किस में मिलता है जनक ना, तो आप लोग हायर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब में जनक क्या मिलता है अपने को है, सेक्सुअल देखने को मिलता है। जबकि जो लोअर एनिमल्स हैं, ओके, कुछ प्लांट जनक ना होते हैं, बैक्टीरियाज हैं या रेप्टाइल्स वगैरह हैं, इन सब में क्या मिलता है, हमें एसेक्सुअल देखने को मिलता है। अब चलते जनक ना इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे कि साहब यहाँ पे जब गैमेटों का फ्यूजन होने वाला है, सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, ओके। जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो दो लोगों की इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, इधर से क्या आ रही है, मदर की आ रही है, इधर से फादर की आ रही है। तो यहाँ पे जो बेबी बनेगा ना, इसमें क्या होगा, ये पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा, इसमें बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स भी आएंगे, बहुत सारे नए नए जनक ना फीचर भी आएंगे, इसके खुद के वेरिएशन भी इसमें देखने को मिलते हैं, जबकि एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है, ओके। चलते नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कि जो सेक्सुअल जनक ना है ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। और इसमें जनक ना जो जेनेटिक वेरिएशन जनक ना वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। भाई सिंपल भाषा में समझाऊं आपको मैं, भाई देखो मेरे यहाँ पे कहने का मीनिंग है, भाई ये एक राजा बाबू है, ठीक है, ये राजा बाबू है और ये राजा बाबू की वाइफ है, ठीक है। अब ये दोनों ध्यान रखना है, अब ये दोनों को हस्बैंड वाइफ तो ये हैं, अब इनका ये बच्चा हुआ, ठीक है। अब ये छोटा राजा बाबू जो है, ये छोटा राजा बाबू को बड़ा राजा बाबू बनने में 20 साल, कितने साल लगेंगे इसको, 20 साल। अभी छोटे राजा बाबू जो है अभी पैदा हुए हैं, अभी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे एंजॉय करेंगे, उसके बाद जब ये खुद हो जाएंगे 21 साल के, तब खुद शादी करेंगे, तब इनका भी क्या छोटा राजा बाबू पैदा होगा, ओके। तो यानी कि इनको एक लंबा समय तय करना पड़ता है, जबकि बैक्टीरिया वगैरह में आप लोग देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। यानी ये सेक्सुअल में क्या होता है भाई, एक तरफ क्या होता है, ये बाबू साहब है, ठीक है, तो ये बाबू साहब अगले 20 मिनट में ले जय सिया राम, ये दो बाबू बन जाते हैं नीचे, कितने, एक से कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। तो एक सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड होकर दो बन जाती है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर? यस सर। एक Yes, बार sir. क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ या वापस में, फटाफट फटाफट सुन लेना धनाधन स्पीड से। पहला पॉइंट है कि इसमें जो है ओनली फॉर ये सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स पार्ट लेते हैं, जबकि इसमें बोथ पेरेंट्स पार्ट लेते हैं, मेल एंड फीमेल, ओके। इसमें जो है गैमेट, सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होता है, जबकि ए सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, ओके। जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसमें जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, बनने वाली जो प्रोजेनी है पेरेंट्स के बिल्कुल जनक में आइडेंटिकल होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जबकि इसमें क्या मिलेगा आपको, हमें अलग अलग जनक में जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा। जबकि सेक्सुअल जो है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलने पे इसमें बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन आपको आता है, ओके। जबकि जनक ना इसको बहुत कम समय लगता है और बहुत ही इजी प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ओके। इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इसके एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ तक आने क्लियर? यस sir. सर। चलिए अब चलते साहब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास में साहब जी है, अब चलते हैं ए सेक्सुअल का डिटेल में, ओके। अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, हेडिंग 1 आ गया हमारा। तो साहब हम चलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, आपने लोगों ने पढ़ रखा था कि ये जो है जनरल जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको देखने को मिलता है, ओके। तो अब यहाँ पे मेन जो मेजरली जो ऑर्गेनिजम्स ग्रुप हैं तो वो कौन होते हैं, प्रोटिस्टा वगैरह हैं, जो मोनेरा वगैरह हैं, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग पढ़ के आए ऑलरेडी मोनेरा वगैरह, ठीक है, उसमें अलग अलग बैक्टीरिया आप लोग पढ़ के आए, ठीक है ना, उसके बाद साइनो बैक्टीरिया वगैरह, यू बैक्टीरिया, तो उन सब में ध्यान रखना आपको ये मेथड देखने को मिलता है, ओके। चलिए अब चलते हैं इसके मेथड कौन कौन से। तो ए सेक्सुअल के टाइप कितने ध्यान रखना, तो 5-6 मेन टाइप है। एक यहाँ पे फ्यूजन है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन है, तीसरा जो है वो बडिंग है, चौथा वो रिजेनरेशन है, पांचवा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, और छठा स्पोर फॉर्मेशन है। यहाँ तक आने क्लियर? तो अब जो क्या करता है, हमें हर एक का डिटेल डिस्कशन वापस करते हैं एक एक के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग कौन सा लेते हैं यहाँ पे, फ्यूजन के बारे में। चलिए साहब बात करते हैं फ्यूजन के बारे में, क्या होता है फ्यूजन के बारे में। तो फ्यूजन का सिंपल भाषा में आपको मैं सिंपल कहानी समझाऊं, तो फ्यूजन का मतलब होता है विभाजन यानी डिवीजन, ओके। मेरे पास में एक सेल थी, ठीक है, अभी सेल क्या हुआ, ये सेल जो है मेरी डिवाइड हो क्या बन जाती है, दो नई सेल बन जाती है। एक सेल थी जो मेरी डिवाइड होके दो नए सेल में बन जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है साहब,
एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। यहाँ तक आने क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब चलते साहब नेक्स्ट पॉइंट में आगे। अब हम चलते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ फिजन। क्या था हमारे पास में? टाइप्स ऑफ फिजन। यार वो मेरी फाइल कहाँ गई? निकल गई, चलो कोई नहीं। अब चलते हैं, हमारे पास पहला आता है हमारे पास में बाइनरी फिजन के बारे में डिटेल में कहानी समझते हैं। मेरी एक जो स्लाइड है वो गायब होगी लगता है बीच में से। समझिए यहाँ पे पूरी कहानी क्या होती है। ढूंढ लेता हूँ, कहीं आगे तो नहीं चली गई? आगे तो नहीं है, पीछे ही कहीं है, पीछे कहीं दिखी नहीं, मतलब उड़ गई लगता है। चलो कोई नहीं, देखो अभी चलते हैं इसमें। हम पहला हम हेडिंग हमारे पास में बाइनरी फिजन समझना था हमें पहले, उसके बाद में हम उसके टाइप समझते हैं। तो बाइनरी फिजन को पहले समझते हैं। देखो क्या होता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में आपको सिंपल भाषा में आप लोगों ने पढ़ रखा था किसके बारे में? आप लोग अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं मैं, ठीक है, तो आप लोगों ने अमीबा वगैरह देखा होगा, ठीक है ना। तो अमीबा हो गया मेरे पास में है, और मेरे पास में पैरामीशियम वगैरह हो गया। ओके, तो इन सब में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें मेन दो काम होते हैं, यानी एक सेल हमारे पास में थी, ठीक है, कि एक सेल जब डिवाइड होके जब दो सेल बनती, क्या जब डिवाइड होकर बनती है, दो बनती है ना। एक सेल डिवाइड होके जब दो में बनती है तो बनती कैसे? इसमें दो मेन प्रोसीजर है। ओके, तो पहला जो इसमें मेन मैकेनिज्म वो है किसका? न्यूक्लियस का डिवीजन। किसका डिवीजन है? न्यूक्लियस का। किसका है? न्यूक्लियस का डिवीजन। ओके, तो पहले क्या करना है मुझे? न्यूक्लियस का डिवीजन करना है। उसके बाद क्या करना है मुझे? यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है। किसका करना है? साइटोप्लाज्म का। ओके, यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक करना है मुझे कैरियोकाइनेसिस और एक मुझे करना है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये मुझे करना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है भाई। एक मेरे पास में ये लो, मेरा क्या है? ये एक सिंपल सा अमीबा मैंने ले लिया, ये उसका न्यूक्लियस है। ओके, तब क्या होगा? ये जो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? कॉपी होना शुरू हो जाएगा, मतलब डबल होना। तो धीमे 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 क्या है, एकदम ये डबल होना शुरू हो गया। ठीक है, फाइनल जनक ने जो सेल का जो शेप है ध्यान रखना, बिगड़ना शुरू हो जाएगा और ये कुछ इस प्रकार का शेप देना शुरू कर देगी। ओके, तो ये ध्यान रखना जो है, इसमें न्यूक्लियस ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। फाइनली क्या होगा यहाँ पे? तो ये जो धन इस एरिया है और ये जो धन एरिया है और इसमें इधर का जो एरिया है, इसके पास में इसका न्यूक्लियस आ गया, इसके पास में इसका न्यूक्लियस आ गया। अब बीच में से एक कंपार्टमेंट है वो टूट के अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आप क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो क्या होगा? फाइनली क्या होगा? एक सेल है ये अलग हो जाएगी और एक सेल ये अलग हो जाएगी। तो सेल कितनी बन गई मेरे पास में? दो बन गई ना। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। यहाँ तक आने क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखो अभी मीटिंग है ना, कभी भी ऑफ हो सकती है। 1 मिनट बचा है, ठीक है ना। अब इसको हम पूरा फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लेट किया है। कल से जब भी टाइम हो ना तो टाइम पे पहुंच जाना, क्योंकि मैं प्रॉपर पीपीटी से पढ़ाऊंगा तो एकदम शेड्यूल में मैं चलूंगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में टाइप्स में आगे। तो इसके टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप इसकी ध्यान रखना, अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो रहा है भाई, इसे क्या बोलते हैं? यूग्लिना। ठीक है, अब ये कहाँ से देख रहा है? बीच में है ना, देखो दिख रहा है आपको यहाँ से? कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, रेड टू वेल। ठीक है, ये क्या ध्यान रखना, यहाँ से ये यूग्लिना है, ये बीच में ध्यान रखना डिवाइड होगा। ओके, देख रहे हैं आप लोग है ना, कितने बन गए यहाँ? हुआ डिवाइड और कितने बन गए? एक यूग्लिना ए, एक ही हो गए। तो ये क्या हो रहा है? बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ ना, तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। दूसरा, ये बीच में से कहाँ हो रहा है? ध्यान रखना हमारे पास में ये कहाँ से हो रहा है? बीच में से हो रहा है ना, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फिर इरेगुलर ध्यान रखना कहाँ मिलता है? आपको पता ही है, बैक्टीरिया में आपको देखने मतलब